तो रूस और यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप, और इस वक्त सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें। इस वक्त का जो अपडेट है, कीव समेत कई इलाकों में रूस ने जोरदार हमला किया है। कीव से खबर आ रही है कि कीव और ओडेसा समेत कई शहरों में एक साथ सायरन बजाए गए हैं। इन सायरन्स में हवाई हमलों की चेतावनी की वार्निंग दी गई है। बाकायदा इन सायरन्स में चेतावनी दी गई है, हवाई हमले हो सकते हैं। रूस ने इन हवाई हमलों में स्कूलों को निशाना बनाया है। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि हवाई हमलों में स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। तो लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं। रूस में लगातार सायरन बज रहे हैं। कीव में सायरन बज रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये हवाई हमले की चेतावनी है। लेकिन यूक्रेन लगातार कह रहा है कि उसने हवाई हमले शुरू भी कर दिए हैं। उसने कई स्कूलों को निशाना बनाया है। कई स्कूलों से आग की लपटें भी दिख रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने आखिरकार यह मान लिया है कि खेरसोन पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन की सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। खेरसोन पर रूस का कब्जा हो गया है। खेरसोन पर रूस का कब्जा हो गया है, यह मान लिया है यूक्रेन ने, यूक्रेनियन अधिकारियों ने, यूक्रेनियन एजेंसीज ने, और बाकायदा इसकी पुष्टि भी कर दी है। इसकी पुष्टि कर दी है क्योंकि इससे पहले यूक्रेन की तरफ से इसका डिनायल आता रहा था कि खेरसोन पर कब्जा नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि यूक्रेन ने यह बात मान ली है कि कब्जा हो चला है, कब्जा हो चुका है खेरसोन पर रूस का। तो इंडियन एयरबेस पर चौथा ग्लोबमास्टर भी पहुंच चुका है। एक के बाद एक ग्लोबमास्टर्स आने शुरू हो गए हैं। C-17 से थोड़ी देर पहले भारतीय स्वदेश पहुंचे हैं। ये देखिए ग्लोबमास्टर के आने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार ऑपरेशन गंगा जारी है और बड़े स्तर पर जारी है। नागरिकों को यूक्रेन से भारत लाने, मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके तहत यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की सहायता की जा रही है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा, स्लोवाकिया के पड़ोसी देशों में जो छात्र चले गए थे, वहां से उन छात्रों को लेकर के एक एक करके C-17 ग्लोबमास्टर अब आने शुरू हो गए। चौथा ग्लोबमास्टर पहुंच चुका है। तो 4 ग्लोबमास्टर इस वक्त आ चुके हैं। रोमिंदर, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा कि एक तो ये, क्या ये भी एक माइंड गेम का हिस्सा है? संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, त्रिपाठी इसमें ऐड कीजिएगा। एक तो ये कि भारतीयों का लगातार जो है अपना स्वदेश वापस आना, ये संख्या बढ़ते चले जाना, ग्लोबमास्टर का वहां पर पहुंचना, और दूसरी तरफ ये कहना कि नहीं भारतीयों को शील्ड बनाया जा रहा था, और यूक्रेन की तरफ से उसकी सफाई भी आना, ये रशिया की तरफ से आया था कि देखिए आपके स्टूडेंट्स को शील्ड बनाया है। नहीं, डेफिनेटली पहली बात तो जो भारत के ग्लोबमास्टर या जो इंडिया का इवैक्यूएशन है, इट्स अ वेरी प्रोएक्टिव स्टेप। इससे इंडिया अपनी रीच दिखाता है ग्लोबल, मतलब हम कहीं पहुंच सकते हैं और हम अपने सिटीजन्स की एक एक की लाइफ की वैल्यू करते हैं। कोई भी देश डेवलप्ड होता है, सबसे पहला अहम चीज ये होती है उस देश की एक एक सिटीजन की जिंदगी की वैल्यू क्या है, तो ये इंडिकेट करता है। सेकेंड, डेफिनेटली ये माइंड गेम्स चल रहे हैं, क्या सच है क्या नहीं है, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स, जो मौका मिल रहा है, जैसे आप कह रहे थे ना वॉर में ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये प्रोपागेंडा गेम चल रही है। जहां मौका मिल रहा है एंगल्स दे रहे हैं, पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। हाँ, पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। मैं 3-4 पॉइंट्स क्विकली कहना चाहता हूं। पहली बात, इस पूरे युद्ध में जो अभी फिलहाल चल रहा है, स्ट्रेंजली लगता है कि रशिया की एयरफोर्स नहीं एक्शन में दिख रही है। इसमें काफी अटकलें लगाई जा रही है, क्यों, क्या रीजंस है, बट ये जो अटैक्स हो रहे हैं ज्यादातर मिसाइल हो रहे हैं या हेलीकॉप्टर्स मान लीजिए, पर हेलीकॉप्टर्स लैंड आर्मी के साथ है। रशियन एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स नहीं दिख रहे हैं युद्ध में, वो किसी भी कारण हो सकता है। दूसरी बात, हिस्ट्री देखिए, एंड नॉट टू से कि रशिया विल विन, बट पुतिन ने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं। चेचनिया में 2004 से 6 में, जॉर्जिया में, क्रीमिया में और सीरिया में, और इन चारों युद्ध में ठीक है। एक बार फिर से जो मैं पहले जिसका जिक्र कर रहा था, एक बार दोबारा वो खबर दे देते हैं, क्योंकि एक बार फिर से यूक्रेन में और खासतौर से कीव में सायरन्स की आवाजें सुनी जा रही हैं। लगातार सायरन से अलर्ट किया जा रहा है कीव को, और लगातार लोगों को कहा जा रहा था कि वो कीव छोड़ दें,
कीव से निकल जाएं। बहुत से ऐसे शहरी थे जो कीव से जाने को तैयार नहीं थे, वो अब भी रुके हुए थे। लेकिन रात भर से और सुबह से लगातार ये खबर आ रही है कि हवाई हमलों को लेकर के यूक्रेन का ये दावा है कि सायरन्स की आवाजें आती चली जा रही हैं, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन ये कह रहा है कि स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है और कई स्कूल जल करके खाक हो गए हैं। कई स्कूलों से वहां पर लपटें भी उठ रही हैं और सायरन्स की आवाजें लगातार सुनी जा रही हैं। तो ऐसी खबरें न केवल कीव में बल्कि यूक्रेन के कई इलाकों से आ रही हैं कि वहां पर सायरन की आवाजें चल रही हैं। कीव में और ओडेसा में ये आवाजें आ रही हैं कि लगातार वहां पर सायरन से अलर्ट किया जा रहा है, अलार्म बज रहे हैं, सायरन बजाया जा रहा है। जिस तरीके का सायरन इस वक्त आप सुन रहे हैं, कुछ वैसा ही सायरन पूरे शहर में इस वक्त अलर्ट कर रहा है जो भी लोग इस वक्त कीव में मौजूद हैं उनको। यूक्रेन का कहना है कि स्कूलों पर हमले कर रहा है रूस और कई जगहों पर स्कूलों में आग भी देखी गई है, लपटें भी देखी गई हैं। वह इस बीच ये सायरन की आवाजें भी लगातार आ रही हैं। कीव के कई इलाकों से सायरन का अलर्ट है, लगातार सायरन वहां पर बज रहा है और यूक्रेन का ये कहना है कि वहां जो स्कूल हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों से लपटें उठ रही हैं और उन लपटों से जो है फिलहाल ये कहा जा रहा है कि स्कूलों को नुकसान कर रहा है, रशिया बम्बार्डिंग कर रहा है और अब भी लगातार सायरन की आवाजें आ रही हैं। निशाना बनाया जा रहा है, ये यूक्रेन का कहना है। उसने लगातार ये तस्वीरें भी जारी की हैं कि स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, इस कारण से सायरन की आवाजें आ रही है। ओडेसा में भी सायरन की आवाजें आ रही हैं, कीव में भी सायरन की आवाजें आ रही हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके वो बंकर में चले जाएं, अपने जो घर हैं वहां से निकल करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लगातार सायरन वहां बज रहा है, रात भर वहां पर सायरन बजता रहा। कीव के कई इलाकों में सायरन से अलर्ट किया गया है, लगातार रात भर सायरन बजता रहा है और सायरन से अलर्ट किया जा रहा है। वहां पर स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्कूलों से धुआं भी निकल रहा है, लपटें भी उठ रही हैं। ये यूक्रेनियन एजेंसीज का कहना है। वह यूक्रेन में भारतीयों पर विदेश मंत्रालय का एक बड़ा बयान आया है कि भारतीयों को बंधक बनाने की सूचना नहीं है। ये एक बड़ा बयान है क्योंकि इसको लेकर के तमाम अटकलें भी लगाई जा रही थी और इसको लेकर के तमाम चीजें भी कही जा रही थी कि क्या यूक्रेन में, अब ये भी हो सकता है क्योंकि इस वक्त तमाम भारतीय अभी यूक्रेन में हैं, तो उन भारतीयों की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी था किसी ऐसे तरीके की भ्रामक या कोई ऐसा कोई जो है यूक्रेन के अगेंस्ट जो है इस तरीके का कोई प्रोपेगेंडा उस बयान को हवा ना दी जाए। तो विदेश मंत्रालय का यह बयान आना और ये सफाई देना बहुत ज्यादा जरूरी भी था। तो विदेश मंत्रालय ने ये बयान दिया है कि भारतीयों को बंधक बनाने की कोई सूचना नहीं है। यूक्रेन ने फिलहाल ये कहा है कि उसने भारतीयों को बंधक नहीं बनाया था। रूस की तरफ से कहा गया था कि भारतीयों को बंधक बनाया गया है, लेकिन जैसा कि
फिलहाल अभी जेके त्रिपाठी सर भी कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर भारतीय, और भी तमाम वहाँ पर लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर पासपोर्ट देख करके जो है उन्हें निकालने के लिए कह दिया हो या फिर कुछ और बात कही गई हो। लेकिन रूस का दावा ये था कि यूक्रेन ने खार्किव में भारतीयों को बंधक बनाया है। यूक्रेन का दावा था रूसी हमले के कारण भारतीय बंधक बने हैं, क्योंकि रूस बमबार्डिंग कर रहा था। इस कारण से वहाँ जो भारतीय मौजूद थे वो सुरक्षित स्थानों पर नहीं जा पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। यूक्रेनी अधिकारियों ने भारतीयों को बंधक बनाया है। रूस हमले बंद करे ताकि विदेशियों को यूक्रेन से निकाला जा सके। यूक्रेन ने कहा था कि रूस अगर हमले बंद कर देगा तो जितने विदेशी मौजूद हैं वो तुरंत जो है उन्हें निकाल दिया जाएगा। वहीं यूक्रेन भारतीयों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये रूस का दावा था। लेकिन यूक्रेन ने कहा था कि वो मानव ढाल की तरह नहीं इस्तेमाल कर रहा है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है और भारत की तरफ से इसके बारे में बयान भी आ रहा है। यूक्रेनी अधिकारी भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने के लिए रोक रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस रिहायशी और गैर सैनिक क्षेत्रों में भीषण हमले कर रहा है। रूस का दावा है कि बड़ी संख्या में भारतीयों को जबरन यूक्रेन में रोका गया है। यूक्रेन का दावा है रूस की अंधाधुंध गोलीबारी और मिसाइल अटैक से भारतीय वहां पर फंस गए हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। रूस का दावा है कि हम रूस के रास्ते भारतीयों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन ने कहा था कि भारत, पाकिस्तान और चीन की सरकारें रूस से युद्ध रोकने की अपील करें। वो लगातार अपील करें, वो कहें रूस को कि वो युद्ध रोक दे। रूस भारतीयों को सुरक्षित निकालने के सभी उपाय कर रहा है, ये रूस ने कहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री की कल बात भी हुई थी। और उसके बाद यूक्रेन का ये दावा था कि रूसी सेना हमले रोकेगी तभी मानवीय कॉरिडोर बनाया जा सकता है, तभी किसी तरीके से उनको निकाला जा सकता है, सुरक्षित स्थानों पर लेकर के जाया जा सकता है। वहीं रूसी सैन्य विमानों से भारतीयों को निकाला जाए। यूक्रेन का यह दावा था। विदेशी छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन सरकार प्रतिबद्ध है। तो आठवां दिन हो चला है। ये 6 तस्वीरें देखिए, एक तरफ खार्किव की तस्वीर, वहीं कीव और ओदेसा में लगातार हमले जारी हैं। कीव और ओदेसा में अब भी किसका कब्जा होगा इसको लेकर के जंग जारी है। रूस की सेना अब भी जो है बॉर्डर पर खड़ी है। खारसोन में जो है लगातार वहां पर भी हमले होते चले रहे। 800 से ज़्यादा भारतीयों को लेकर के ग्लोब मास्टर पहुंच चुका है। वहीं 22 रूसी रक्षा संस्थान, उनका ये दावा है कि फिलहाल उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूएनजीए में वोटिंग हुई है और ये रशिया के खिलाफ गई है, पूरे तरीके से रूस के खिलाफ गई है। तो हम आपको तस्वीरें लगातार ये दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से टीवी टावर को उड़ाया गया। एक जिक्र किया था यहाँ पर जेके त्रिपाठी सर, अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर पाएं कि मैं क्या मानूं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑन है इस कारण से, क्योंकि पहले दिन जिस इंटेंसिटी से बमबार्डिंग की गई थी और वायुसेना का इस्तेमाल किया गया था, पिछले 2-3 दिन से तो वायुसेना बिल्कुल है ही नहीं, आकाश बिल्कुल खाली पड़ा, वरना बहुत आसानी से जो है बमबार्डिंग करके मेन किसी हिस्से पर कब्जा करके रशिया कब्जा कर लेता के ऊपर। देखिए, मेरे ख्याल से पहले जो है रूस ने ये सोचा होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले रूस ने ये सोचा होगा कि 2-3 दिन की लड़ाई पे थोड़ा सा बमबार्डिंग करके और हम आसानी से यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। इसलिए रूस ने फिर दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई, जो कि पहले आप सोच सकते हैं कि चाणक्य के समय से नीति थी कि किसी भी राज्य पे कब्जा करना हो तो उसकी बाहरी सीमाओं से शुरू करिए, क्योंकि वहाँ पे फोर्सेस की इंटेंसिटी कम होती है। सीधे ही आपके ऊपर आक्रमण कर दीजिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पाटलिपुत्र पे किया था तो हार गया था, तो वो ठीक नहीं होता। अब रूस के यूक्रेन के एयर स्पेस में रूसी फाइटर प्लेन्स की उपस्थिति नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि मुझे लगता है कि अब चूंकि यूक्रेन का एयर डिफेंस तबाह हो चुका है, अब सिर्फ शहरों की बारी है, तो शहरों पे हेलीकॉप्टर से, जैसे आप देख रहे हैं कि कीव में हेलीकॉप्टर से हमले किए जा रहे हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये अभी जो समाचार आ रहा है कि यूक्रेन ने कहा है कि कीव में स्कूलों पे बम बरसाए गए। जी,
निश्चित है युद्ध की आशंका, युद्ध से पहले ही जो युद्ध की आशंका से स्कूल तो बंद हो चुके होंगे, ऐसा तो नहीं कि स्कूल अभी चल रहे हैं। तो उस हालत में रूस या कोई भी सेना स्कूल पे तभी बम बरसाएगी जब वहाँ मिलिट्री वालों ने अपने कुछ गैरिसन या कुछ इस्टेब्लिशमेंट बनाए हों। बिल्कुल। तो ये, और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल शाम को भारतीय विदेश मंत्रालय की एक वो समाचार आया था कि 4 बजे की न्यूज़ में कि 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन की सीमा पार करके दूसरे देशों में जा चुके हैं, और कल शाम तक 3,352 स्टूडेंट आ चुके थे भारत। और अब देखिए ग्लोब मास्टर के कारण काफ़ी आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे 1-2 दिन में कुछ हो सकता है विपक्षी पार्टियां और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ये कहना शुरू करें कि एक ग्लोब मास्टर को पहले से क्यों नहीं सर्विस में प्रेस किया गया। तो सीधी चीज़ है, ग्लोब मास्टर इज ए ट्रांसपोर्ट प्लेन, उसको फिर फिटिंग करने के लिए उसमें टाइम लगता है। अगर 4-5 ग्लोब मास्टर हम फिट करेंगे टू कैरी पैसेंजर्स, नहीं तो वैसे करें जैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से, आपने देखा होगा, उसके फ्लोर पे बैठा के सबको एक तरह से नेट से बांध करके ले गए थे, वैसे करें तो बात दूसरी है। तो इसमें समय लगता है, और लोग ये कह रहे हैं कि साहब, कई लोग कह रहे हैं कि साहब क्यों नहीं पहले से ये ऑपरेशन चालू किया गया। तो मेरा उनको ये कहना को, आप देखेंगे ये लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर आपको ये पहले से पता था कि युद्ध होगा इस दिन, तो आपने आप तो तब क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि आपने सरकार को बताया तो सजेस्ट किया होता कि भाई ऐसे आप निकालिए और इस दिन तक निकालिए। सरकार न मानती तब आप आलोचना करते, आपने अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहा। अब अगर सरकार ने कुछ किया तो आप उस पर आलोचना खैर वो तो खैर विपक्ष का काम आलोचना करना ही है, वो तो है ही नहीं कि मतलब इस चीज़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि वो तो वहाँ पर बच्चे हैं और उनकी जान का सवाल है। लेकिन जीजी द्विवेदी, इस पर आपका एक कमेंट कि वायुसेना का इस्तेमाल या फिर कीव के लिए इतनी देर क्यों लग रही है? देखो सचिन, ये समझना होगा और ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है। जो हवाई हमले होते हैं और ग्राउंड ऑफेंसिव होता है, ये साथ साथ चलते हैं। तो जैसे ग्राउंड ऑफेंसिव होने वाला होता है तो हवाई हमले तीव्र हो जाते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले जो है हवाई हमले हुए थे, पर जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो फंसी हुई हैं। वो जो कॉन्वॉय की बात कर रहे हैं, उनका क्या कारण है? या तो लॉजिस्टिक नहीं है, या उनमें लड़ने की थोड़ी क्षमता कम हो गई है। तो एयर अटैक्स जो है उसके साथ ही साथ ग्राउंड ऑफेंसिव चलना चाहिए। तो ये जो 2 दिन पहले एयर अटैक हुए, ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं आया, तो उसमें एक गैप आ गया। अभी ये फिर देखो कि हवाई हमले तीव्र हो गए, इसका संकेत है कि जल्दी ही ग्राउंड ऑफेंसिव होने वाला है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि एक बड़े शहर का जो डिफेंस है वो 3 पैरामीटर में होता है। आउटर पैरामीटर क्रेस्ट बोलते हैं, फिर इनर पैरामीटर, फिर कोर आएगा। तो अभी मुझे लगता है कि ये रशियन फौज अभी आके क्रेस्ट को तोड़ेगी, यानी कि जो आउटर एक बार फिर से अगर मैं माइंड गेम का जिक्र कर रहा हूं तो यहाँ पर ज़ेलेंस्की का एक बड़ा बयान आया है कि आक्रमणकारियों की जीत नहीं होगी। दुश्मन हर जगह पहुंच रहा है, तबाही मचा रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा। दुश्मन जगह जगह तलाश ले, उसे कुछ नहीं मिलेगा और आक्रमणकारियों की जीत नहीं होगी। यहां उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, आक्रमणकारियों की जीत नहीं होगी। ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कि दुश्मन हर जगह तबाह ही होगा, उसे यहां कुछ नहीं मिलेगा, हर जगह वो तबाह होगा और आक्रमणकारियों की जीत नहीं होगी। जनरल जी द्विवेदी, ये भी क्या माइंड गेम का हिस्सा? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो साथ साथ चलता है। पर सचिन, इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि अभी तक रशिया की जो फौज है ना तो खार्किव पर वो कब्जा कर पाई है, और कीव की लड़ाई तो अभी शुरू नहीं हुई है। ये लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ अगर 8 दिन तक कीव के वो आउटर डिफेंस भी नहीं तोड़ पाए हैं, तो मुझे लगता है कि यूक्रेन की जो रेजिस्टेंस है, यूक्रेन बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है। और 2 बातें और बहुत अहम है। देखो, ग्राउंड अटैक जो होते हैं वो साथ ही साथ एयर अटैक होते हैं, और यहाँ हैवी बॉम्बर्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ग्राउंड सपोर्ट की ज़रूरत है, जो सबसे अच्छी होती है अटैक हेलीकॉप्टर के साथ।
या मिसाइल जो है वो बहुत एक्यूरेट होती है। हैवी बॉम्बिंग तब होती है जबकि आपके पास बहुत बड़ा इलाका है या मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। यहाँ हैवी बॉम्बिंग करने से बहुत ही कोलैटरल डैमेज होगा, जिसके साथ रूस पर और भी प्रभाव आएगा। साथ ही साथ देखो, ये जो लड़ाई है कीव की, ये बहुत लंबी चल सकती है, क्योंकि हर एक नागरिक के पास हथियार दे दिए गए हैं। 30,000 राइफल अभी बांटी गई थी कल। तो ये जब स्ट्रीट फाइटिंग होती है, गलियों की लड़ाई होती है, तो उसमें बहुत खून खराबा होता है। और ये जो लड़ाई है इन्फेंट्री की लड़ाई है। मैं खुद इन्फेंट्री मैन हूँ और इसका मैं अनुभव कर चुका हूँ बांग्लादेश वॉर के अंदर, कि जब आप सड़कों पर लड़ते हैं, घरों में लड़ते हैं, तो ये लड़ाई बहुत घातक हो जाती है। इसमें टैंक्स का और बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल कम हो जाता है और ये लड़ाई की गति भी बहुत धीमी होती है और इसमें कैजुअल्टी बहुत होती है, क्योंकि जो हमलावर है वो ओपन में है और जो डिफेंडर है वो अपने घरों से लड़ रहा है। तो इसलिए ये जो लड़ाई है, मुझे लगता है कि रशिया या प्रेसिडेंट पुतिन, उनका ये अभी कोशिश होगी कि ये लड़ाई जो है ये घरों के अंदर से ना लड़ी जाए और एक सत्ता बदली जाए। यानी कि वो पहले से कह रहे हैं कि यानुकोविच को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। अगर वो प्रेसिडेंट बना पाते हैं तो उनका सत्ता बदलने का जो पॉलिटिकल एम है वो भी पूरा हो जाता है। तो इस समय बहुत निर्णायक मोड़ पर है लड़ाई और कीव अगर नहीं गिरा अगले 5-6 दिन में तो रशिया की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। और मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से रशिया का ऑफेंसिव चल रहा है जिस कि हिसाब से कीव जिस इतनी तरीके जल्दी से गिरेगा। चल रहा है कि आपको ये लगता है कि कम से कम Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.